सवाल ये है कि इंजी भाई ने कहा था कि वर्ल्ड कप जाने से पहले आखिरी रात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था एक इंटरव्यू में। सो जो नई चीज़ थी उसमें ABCD कैटेगरीज थी। अब आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि रेड बॉल और वाइट बॉल की साइंस दोबारा आने लगी है। क्या जो NOC रिवाइज NOC पॉलिसी होगी, हम कह सकते हैं वो रिवाइज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा? और दूसरा, आपने खुद कहा कि प्लेयर्स हंगर है, उनमें भूख है ऑस्ट्रेलिया में खेलने में। अगर हारिस रऊफ को रेड बर्गर नहीं खाना और उसमें वो उसकी भूख नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको हम बिग बैश में एक ऑप्शन रखें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जो 5 महीने में? और वहाब रियाज साहब जिन्होंने उसको बारे में स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलियन टूर 2019 से 2 महीने पहले रिटायरमेंट ली थी। देखिए, आपके दो तीन सवाल आ गए। पहला सवाल कि आपका न्यू NOC क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा रिवाइज? जी, मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है उसी के मुताबिक सारा ये सीज़न चलना है, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि वो 1 प्लेयर या 25 या 30 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए, और उसी के मुताबिक उनकी कैटेगरीज बनती हैं। जो टॉप परफॉर्मर होता है तीनों फॉर्मेट का, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A मिलता है, और किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग NOC, तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी, फिर आपको NOC को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। तो पाकिस्तान की अगर प्रायोरिटी आपके सबसे पहले है और आपके दिमाग में अव्वलीन तरजीह अगर पाकिस्तान है, तो फिर सबसे पहले अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल था आपका, वो हारिस रऊफ अगर लाल बर्गर नहीं खाना चाहता तो हमें उसको वाइट बॉल के लिए रखना चाहिए? और नहीं, देखें, ये हर इंडिविजुअल की अपनी विश है। मैंने एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने सबसे पहले वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनसे तो मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज दे हैव टू बी अवेलेबल। जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर थे मैंने उनको कॉल की और मुझे लगा कि यार मैं इनको एक क्लियर मैसेज, एक कम्युनिकेशन का जो एरर पहले कहा जाता रहा है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया गया, आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्हें नहीं खेलना। जब उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने रेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है, फॉर श्योर। हफीज भाई, आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे थे हारिस रऊफ के मामले। जी, हारिस रऊफ के मामले पे क्लैरिटी लेना चाह रहा था आपसे कि क्या ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार किया जिसकी वजह से उनको अभी तक बिग बैश के लिए NOC नहीं दिया गया है? और इसके साथ साथ अगर हम बाकी प्लेयर्स का भी देखें तो वो भी बिग बैश लीग खेलना चाह रहे हैं। उसामा मीर हैं, जमान खान भी हैं, जिनको अभी तक NOC नहीं मिला है, क्योंकि इससे इफेक्ट भी हो सकता है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुक है वो भी। तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, NOC पॉलिसी मैंने बोला कि बहुत जल्दी आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझा हूं सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों।
अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गई है। तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसकी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज या उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो जो एनओसी पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है। उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी एनओसी की बहुत जल्द पीसीबी के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचे। हफीज़ भाई, इमरान सुहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स सर। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहली दफ़ा को ऐसा बंदा यहाँ बैठा है जिसने बहुत लड़ाई की क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को मैचेस छीन के दिए। लेकिन मैं उम्मीद वहाँ पर फिर ये रखता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका एक गोल बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या सोच कर इस सीट पर आए हैं, कि आपको क्या करना है और आपका टारगेट क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि आप अगली सीरीज में हैं या नहीं है, मैनेजमेंट है या नहीं, आपको रखती या नहीं रखती, किन बेसिस पे आप करने आए हैं। दूसरा मोहम्मद एक उसी का पार्ट सर, उसी का पार्ट छोटा सा। दूसरा आपने कहा कि प्लेयर्स आपकी इसी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक है और कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्म करें ना करें वो टीम के साथ रहते हैं। तो ज्यादती क्यों हो जाती है उन लोगों के साथ जो परफॉर्म करते हैं एक साल, अगले साल का इंतजार करते हैं, वो पता नहीं खेलते नहीं खेलते, फिर वही लोग खेल रहे होते हैं जो पिछले 5-5 साल से खेल रहे हो। तो इसको बदल पाएंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो गोल की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए जो गोल है एज ए टीम डायरेक्टर वो बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये है कि पाकिस्तान टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपनी जो क्रिकेट है वो खेलनी है और उसमें कामयाबियों के लिए जो टीम गोल है उसको फॉलो करना है। और जब हम टीम गोल फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपको जो मेरा गोल है यहाँ पे आके वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से मैक्सिमम उनकी परफॉर्मेंसेस को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ताकि पाकिस्तान जितने ज़्यादा सीरीज जीतेगा, जितने ज़्यादा मैचेस जीतेगा, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेगा, वो पाकिस्तान की कामयाबी है। वो मेरा एक गोल है जिसको मैं लेके आया हूँ। और दूसरी मैं बताता चलूँ कि देखें, मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आया, मैं सर्विस देने आया हूँ। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है इसको बेहतर करने की अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करनी है। और उसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जो मैनेजमेंट है, पूरा पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कहीं पे गलती या कोई ऐसी चीज़ है कि हमसे अगर गलती हो रही है तो उसकी निशानदेही की जाए। और उसकी निशानदेही के अंदर हमेशा जो है आपको सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि इंसान ये सोचे कि सब चीज़ें उसकी जो है वो ठीक हो रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा और बार बार मैं इसको आपको कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म उसको ज़रूर करें, मैं उसको सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा, क्लियर आपको मैसेज दूंगा। गोल मोल बात करने का ना मैं पहले कभी अपने कैरियर में मेरी आदत है, ना मैं आगे इसको लेके जाऊँगा। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे कौन सी बात की थी प्लेयरों के हवाले से, ये मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, मेरी अपनी समझ के मुताबिक और मैं इसके ऊपर मैं बड़ा स्ट्रांगली अपनी स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला जो बाकी जो लोग हैं जो इस पॉलिसी को बनाने में अपना जो है वो मेंबर हैं उनकी तरफ से भी यही राय है कि हमने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी के ऊपर रखना और पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर क्रिकेट खेलने की जो ज़रूरत है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर लेके आना। रेड बॉल क्रिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट से दूरी कर रहे हैं या उसको नहीं खेलना चाह रहे। हमें उसकी तरफ वापस लाने के लिए कुछ इकदाम करने पड़ने हैं। उसमें शायद किसी को लगे कि वो हार्श है, लेकिन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है और हमारी
प्रोडक्ट जो जिसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं, जब तक वो रेड बॉल क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे तब तक वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि जो लंबी दौरानिए की क्रिकेट है वो हमेशा आपकी बेसिक्स ऑफ द गेम को पॉलिश करती है। और मैं ये चाहूँगा और इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर ये शामिल है कि हमने रेड बॉल क्रिकेट और लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं। और अगर कोई इससे पहले यहाँ से दूरी इख्तियार कर गया है तो उसको दोबारा वहाँ पे वापस लेके आना ताकि उसका खेल जो है वो बेहतर हो सके। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज एक एक क्वेश्चन करेंगे फिर बाकी। यार मैं भी भूल जाता हूँ यार, थोड़ा सा एक ही हेलो हफीज भाई, शकील है, नईम भाई आप हैं, और उसके बाद उसामा। हफीज भाई, आपने कहा कि आप क्योंकि टीम डायरेक्टर हैं, स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, जिसके बाद आप उनको इंप्लीमेंट करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माजी में हमने देखा कि जब टीम जीतती है तो फिर सारे उस टीम का जो जीत का है वो क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर सिर्फ कप्तान को ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है या फिर कोच को ज्यादातर उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा है माजी में जो जो होता रहा है। तो अब पहले तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप सामने होंगे कि भाई ठीक है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मेरे पूरे कैरियर में जब मैं प्लेयर था वो तो गुजर गया। एज ए मैनेजमेंट मैं बड़ा क्लियर बताता जाऊँ कि तमाम फेलियर की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर 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 फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का। जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो प्लेयरों की, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट प्लेयरों का। रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बैठा हुआ है, कहीं भी आपको पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कोई भी अगर किसी भी सीरीज में या किसी भी जगह पे इस पूरे टोटल पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर आपको कहीं पे भी फेलियर नजर आए तो आपको सबसे पहले मोहम्मद हफीज नजर आएगा, और वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। हफीज, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो टीम डायरेक्टर का ओहदा संभालने के लिए। दूसरा ये कि दौरे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, और हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग लाइनअप रही है। तो इस दौरे में पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो क्या समझते हैं कि उनके बगैर इस बॉलिंग लाइनअप के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? देखिए, एक्साइटिंग चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि मैं एक्साइटिंग चैलेंज इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा जब आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये पाकिस्तान के, अगर नसीम किसी वजह लाइक वो अगर इंजर्ड हैं तो उनके जाने से कोई इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ एक बंदे को जब आप मैच हार रहे हैं तो कह दें नसीम नहीं है तो इसलिए हम मैच हार रहे हैं। उसने अपने एक रोल प्ले करना है। जब भी इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विश करता हूँ कि जल्दी से रिकवर करें और पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हूँ। दूसरा, अगर वो नहीं भी हैं तो सिर्फ हर फेलियर को उनकी गैर मौजूदगी के ऊपर डालना ठीक नहीं है। हर प्लेयर को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसने डिलीवर करना है, और अगर किसी भी वजह से जो फेलियर अगर आ जाता है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो अगले दिन दोबारा जाकर फिर कोशिश करनी है। तो इस टीम के अंदर एज ए बॉलिंग यूनिट मैं समझता हूँ कि बेहतर बॉलर मौजूद हैं, और जो बेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम के साथ सिलेक्ट हुए हैं। कुछ प्लेयर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके ऊपर ग्रूमिंग के ऊपर काम होगा। और इस कैंप के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने जो 18 का स्क्वाड सिलेक्ट किया था, हमने 7-8 बॉलर उसके अलावा भी बुलाए थे, जिसमें फास्ट बॉलर भी थे और स्पिनर भी थे। उसका मकसद ये था कि हम उन लोगों को उनकी जो भी इश्यूज इस वक्त वो ऑन गोइंग इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको राइट सोल्यूशन प्लान दे सकें, ताकि जब भी वो हमारे पास आए, जब भी हमें उनकी जरूरत हो तो वो एक रेडी प्रोडक्ट बन के हमारे पास पहुंचे, विच आई एम श्योर दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड। लेकिन इस वक्त के स्क्वाड के अंदर जो जो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहा है, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो गट फीलिंग है कि ये वाली बॉलिंग लाइनअप जरूर वहां पे जो है वो जीतने वाली जो है वो परफॉर्मेंस देगी। और 20 विकेट लेने जब आप लेंगे तो आपके पास जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इस बॉलिंग के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं।